नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ से खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से दर्ज की जीत। बृजमोहन अग्रवाल ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत। बृजमोहन अग्रवाल ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत। 67,815 वोटों से जीते बृजमोहन अग्रवाल। अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज। रायपुर दक्षिण से सीट के चुनावी मैदान में उतरे थे कांग्रेस के राम सुंदर दास को दी करारी शिकस्त। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से कभी भी चुनाव नहीं हारे बृजमोहन अग्रवाल। 8वीं बार विधायक बने बृजमोहन अग्रवाल। वहीं कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी आशाराम नेताम ने दर्ज की जीत। महज 16 वोटों से आशाराम नेताम ने दर्ज की जीत। कांग्रेस के शंकर धुर्वा नेताम को दी करारी शिकस्त। 94 वोटों से हारे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव। बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने दी शिकस्त। राजनांदगांव से जीते पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। 44,705 वोटों से रमन सिंह ने दर्ज की जीत। 67,815 वोटों से जीते बृजमोहन अग्रवाल। अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज। रायपुर दक्षिण से सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे बृजमोहन अग्रवाल। कांग्रेस के राम सुंदर दास को दी करारी शिकस्त। छत्तीसगढ़ बनने के बाद वो कभी चुनाव नहीं हारे। 8वीं बार विधायक बने हैं बृजमोहन अग्रवाल। कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी आशाराम नेताम ने दर्ज की जीत। महज 16 वोटों से आशाराम नेताम ने दर्ज की जीत। कांग्रेस के शंकर धुर्वा को नेताम ने दी शिकस्त। 94 वोटों से हारे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव। बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने दी शिकस्त। राजनांदगांव से जीते पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। 44,705 वोटों से रमन सिंह ने दर्ज की जीत। कांग्रेस के गिरीश देवांगन को रमन सिंह ने दी मात। रमन सिंह को मिले 1,01,414 वोट। गिरीश देवांगन को मिले 56,709 वोट। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर लाइव जुड़ चुके हैं। जी ओम प्रकाश जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में 5 साल के बाद वापसी हुई है और बृजमोहन अग्रवाल की यदि बात की जाए तो सबसे बड़े अंतर से जीते हैं, वहीं टीएस सिंहदेव 94 वोटों से हारे हैं, तो 16 वोटों से भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जीत दर्ज की है। बिल्कुल, जिस तरह से जो अप्रत्याशित परिणाम इस बार चुनाव में छत्तीसगढ़ के सामने आए हैं, वो जाहिर तौर पे एक उन पार्टियों के लिए भी सोचने वाली बात है जो चुनाव हारी है, और उन पार्टियों के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि वो चुनाव जीते हैं और इतने बड़े अंतर से जीते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले अगर 2-3 महीने पहले की बात की जाए तो एक तरफा ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल के सामने कोई भी चुनौती नहीं है, वो सरकार उसके खिलाफ। तो लेकिन भाजपा इसमें कमबैक करती है और लगातार वो उन मुद्दों को उठाती है जो पब्लिक हित में रहा हो, चाहे महिलाओं के हित में रहा हो। तो तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा सड़क पे आई थी, घर घर गई थी। तो यही वजह है कि भाजपा भारी बहुमत के साथ 54 सीटों पर सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ अब सरकार तो बन रही है भाजपा की, ये तो तय हो गया है। बृजमोहन अग्रवाल की यदि आप बात कर रही थी, तो बृजमोहन अग्रवाल 8वीं बार लगातार विधायक बने हैं और वो लगातार जीतते रहे हैं। तो जाहिर तौर पे एक बड़ा नाम, एक बड़ा कद उनका बढ़ गया है और इतने बड़े छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों की संख्या जीतने वालों में उनका शामिल है। दूसरी तरफ सीएम की दौड़ की भी यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में अब सीएम की दौड़ को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भाजपा गलियारे में इस बात को लेकर बेहद चर्चा बनी हुई है कि कौन छत्तीसगढ़ का सीएम अगला होगा। जी बिल्कुल, तो सीएम को लेकर अब चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। कौन कौन रेस में आगे चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पे यदि बात की जाए तो अगर रेस में देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहले नंबर पर है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अब वो लगातार चुनाव में एक्टिव रहे हैं। उनकी जीत का आंकड़ा भी काफी अच्छा है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के जो राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय आला कमान है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ओबीसी चेहरा हो सकता है या ओबीसी को बल दिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे इसमें 2 नाम उभर कर सामने आते हैं। पहला नाम
जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं उनका पहला नाम आता है। दूसरा नाम यदि अगर देखा जाए तो धर्मलाल कौशिक है जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है। इसके अलावा भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, जिस तरह से कल जो भाजपा के सियासी गलियारे में इस बात को लेकर बेहद चर्चा हो रही थी कि ओपी चौधरी को सीएम बनाया जा सकता था, लेकिन अंततः जो है उनको बुलाया गया है, दिल्ली आलाकमान ने बुलाया है। लेकिन उन्होंने आज ट्वीट कर इस बात का खंडन भी किया है कि ये अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर इन तीनों के नामों के अलावा अगर आदिवासी कार्ड खेला जाएगा बीजेपी की ओर से, क्योंकि आदिवासियों की संख्या भी छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी है और आदिवासी सीटों में छत्तीसगढ़ में भाजपा काफ़ी तादाद में जीती है। चाहे मैं सरगुजा की बात करूं तो पूरे 14 में से 13 सीटों पर सरगुजा में छत्तीसगढ़ की जीत दर्ज हुई है। इसी तरह बस्तर में भी 8 सीटें लाने में कामयाब रही है। तो अगर आदिवासी चेहरे की बात होती है तो जाहिर तौर पर विष्णुदेव साय जो पूर्व मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका नाम शामिल हो सकता है इसमें, या फिर जो राम विचार नेताम है वो भी एक बड़े कद के नेता है, उनका नाम भी शामिल हो सकता है। वर्तमान में जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, उसका भी नाम अगर महिला प्रत्याशी के तरफ देखा जाता है तो उनका नाम भी चल रहा है। साथ ही जो सांसद गोमती साय है, गोमती साय का नाम भी इस चर्चा में शामिल है। जी बिल्कुल, तो ये तमाम नाम की यहाँ पर आपने जिक्र किया है। क्योंकि अब बहुमत मिला है तो विधायक दल की बैठक की भी बात आ रही थी, क्या कुछ आज की रूपरेखा है, कब हो सकती है विधायक दल की बैठक? देखिए, आज 11 बजे के तकरीबन विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन किसी कारणों से वो बैठक स्थगित हो गई है। हालांकि अभी कारण इस संबंध में कारण अभी तक नहीं आया है कि आखिर वजह क्या है इस बैठक के स्थगित होने की, लेकिन यही कहा जा सकता है कि ओम माथुर पिछले दिनों कल चुनाव जीतने के बाद से वो छत्तीसगढ़ में आए हैं। इसके बाद नितिन नवीन है वो छत्तीसगढ़ में है और वो लगातार विधायकों से चर्चा करेंगे। इसके बाद 1 to 1 वो विधायकों से मिलेंगे, फिर उनकी जो राय है वो लिया जाएगा। उसके बाद उसकी पूरी रिपोर्ट जो है आला कमान को भेजा जाएगा। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि कुछ नेताओं को दिल्ली भी बुलाया गया है। तो जाहिर तौर पे अभी सीएम पद की दौड़ जो है वो लगातार जारी है और सुगबुगाहट जो है कौन सीएम बनेगा इसको लेकर एक चर्चा का विषय भाजपा के सियासी गलियारे सहित पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, तो एक तरफ तो ये विधायक दल की बैठक होनी और सीएम के चेहरे पर निर्णय लेना है, दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह की यदि हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि कितने दिनों में तिथि निर्धारित की जा सकती है? ये क्या कुछ निकलकर खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, फिलहाल अभी तक ये खबरें नहीं आई हैं, ना ही इसकी जानकारी अभी आई है कि कब शपथ ग्रहण होगा। 20 तारीख से पहले पार्टी को शपथ ग्रहण करना है और जो सीएम होगा वो शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल अभी चर्चाओं का दौर चालू है छत्तीसगढ़ के अंदर, अटकलों का दौर चालू है कि कौन सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे होगा और किसे जो है पार्टी इसको महत्वपूर्ण भूमिका दे रही है। तो जाहिर तौर पर अभी फिलहाल ये कहना अभी जल्दबाजी हो जाएगी कि कौन सीएम बन रहा है या फिर कौन नहीं बन रहा है, लेकिन जिन जिन नामों का हमने जिक्र किया है उन नामों के आधार पर ही सीएम पद का चयन किया जाएगा। अलग अलग समीकरण होंगे, आलाकमान के पास भी अलग अलग समीकरण होंगे कि वो किस तरह से या ओबीसी को खुश करें या आदिवासियों को खुश करें या फिर कोई और चेहरा या फिर एक बार दोबारा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को यह मौका दिया जाए। तो ये फिलहाल जो है वो अतीत आने वाले समय ही बताएगा कि कौन सीएम इसमें हो सकता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ से बात करेंगे लगातार हम, विधायक दल के नेता की तो यहाँ पर बात कर रहे थे। इसी बीच दूसरी खबर निकलकर सामने आ रही है। जीत के बाद मुख्यमंत्री के लिए माथापच्ची शुरू, बीते प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय नेता। जीते हुए प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय नेता। मुख्यमंत्री को लेकर प्रत्याशियों का टटोलेंगे मन, मुख्यमंत्री को लेकर प्रत्याशियों का टटोलेंगे मन। जीते हुए प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे राष्ट्रीय नेता। लिस्ट में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम शामिल। रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम इस बार सीएम के लिए थोक में है दावेदार। तो लिस्ट में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ ही साथ कई नाम चर्चा का विषय बने हुए। देखना यह होगा कि विधायक दल की बैठक के पहले और साथ ही साथ विधायकों के मन टटोलने की जो बात आ रही है, इस तमाम कवायद में, इस तमाम कोशिश में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किसके नाम को अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड ओम प्रकाश
तो लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कवायद जारी है और जानकारी मिल रही है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम शामिल है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल है। रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, इसके अलावा अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष, विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री, राम विचार नेता पूर्व गृह मंत्री, ओपी चौधरी पूर्व आईएएस, रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री, गोमती साय सांसद, रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये तमाम वो नाम हैं जिनके नाम को लेकर चर्चा चल रही है और हमारे साथ लगातार स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश चंद्राकर बने हुए हैं। जी ओम प्रकाश जी, लगातार जिस तरह से तमाम नामों का यहाँ पर जिक्र किया मैंने और आप भी इसका जिक्र पहले ही कर रहे थे, क्योंकि अब तमाम जो विधायक हैं और जीते हुए प्रत्याशी हैं उनका मन टटोलने की भी कवायद शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय नेता उनसे मुलाकात करेंगे। क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है और क्या रूपरेखा आपको दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, जो जीते हुए जो 54 विधायक हैं वो उनको ये कहा गया है कि वो रायपुर आए और पार्टी के मुख्यालय में वो अपनी आमदगी दर्ज कराए। उसके बाद जो ओम माथुर हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, वो लगातार एक एक करके 1 to 1 बातचीत करेंगे, उनसे रायशुमारी करेंगे कि आखिर आप मुख्यमंत्री पद के तौर पर किसे देखना चाहेंगे। इसके बाद इसकी जो पूरी रिपोर्ट होगी वो आला कमान को सौंप दी जाएगी। आला कमान फैसला लेगा कि किन नामों पर मुहर लगाया जाए। तो जाहिर तौर पे इस पूरी प्रक्रिया के लिए 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि एक एक से 1 to 1 करना, उसके बाद उनकी राय जानना, उसके बाद इसकी रिपोर्ट जो है वो आला कमान को सौंपना। तो फिलहाल अभी इस मामले को लेकर यही कह सकते हैं कि अभी मंथन का दौर जारी है और ये मंथन जो है अभी चलेगा। उसके बाद आला कमान इस पूरे मामले में ये फैसला करेगा कि किसे सीएम पद को दिया जाए। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, तो लगातार जिस तरह से आपका कहना है कि मंथन चलेगा और ये कवायद अब शुरुआत होगी इसकी, ये जो तमाम नाम हैं, आधा दर्जन से अधिक लोगों के नाम आ रहे हैं, क्या इनमें से मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ ही कोई ऐसा भी है जो मजबूत दावेदारी पेश कर रहा हो? देखिए, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो पिछले 15 साल तक छत्तीसगढ़ में सत्ता में वो काबिज रहे और लगातार वो 3 बार मुख्यमंत्री बने रहे, तो जाहिर तौर पे पहली दावेदारी उनकी बनती है। लेकिन अगर दूसरी दावेदारी की यदि बात की जाए तो अरुण साव वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, वो सांसद भी हैं वर्तमान में। तो जाहिर तौर पर एक तगड़ी दावेदारी वो भी पेश कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ओबीसी चेहरा है, दूसरा साहू चेहरा है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो साहू वोटर काफी तादाद में छत्तीसगढ़ के अंदर ग्राउंड के इलाकों में है। तो जाहिर तौर पे उनकी भी प्रबल दावेदारी इस पूरे मसले को लेकर बन सकती है। लेकिन अप्रत्याशित अगर फैसलों की यदि बात की जाए तो पूर्व आईएएस ओपी चौधरी हैं, उनको यदि पार्टी जो है मौका देती है तो ये एक तरह से अप्रत्याशित फैसला ही इसे कह सकते हैं, क्योंकि वो आईएएस का पद छोड़ के पिछले 2018 में भाजपा का दामन उन्होंने थामा था। उसके बाद वो खरसिया से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें रायगढ़ चुनाव मैदान में उतारा था। तो जाहिर तौर पे वो काफी 44,000 के तकरीबन वोटों से वो चुनाव जीते हैं। तो उनकी भी एक तगड़ी दावेदारी यहां पर बन सकती है। अगर मैं ओबीसी की ही यदि बात की जाए तो ओपी चौधरी भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। दूसरी तरफ धर्मलाल कौशिक है। धर्मलाल कौशिक पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे हैं रमन सरकार में। तो जाहिर तौर पे वो भी एक अच्छी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनको भी सीएम के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा आदिवासियों की यदि मैं बात कर रहा हूं तो आप जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया है कि अगर आदिवासी कार्ड यदि भाजपा की ओर से खेला जाता है या आदिवासियों का चेहरा सामने लाया जाता है तो जाहिर तौर पर विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, काफी अच्छे पद पर रहे हैं केंद्र सरकार में, तो उनका नाम पहले नंबर पर लिया जा रहा है। दूसरे नंबर पर यदि सीएम पद की दौड़ में आदिवासी चेहरे की बात की जाए तो राम विचार नेताम का नाम आता है। वो 3 बार मंत्री रहे हैं रमन सिंह सरकार के दौरान। इसके अलावा रेणुका सिंह वर्तमान में राज्य मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री। तो जाहिर तौर पे वो भी एक प्रबल दावेदारी उन्होंने अपनी पेश की है और वो भी सीएम का चेहरा अगर महिला के तौर पर और आदिवासी के तौर पर देखा जाता है तो उनका चेहरा सामने रखा जा सकता है। साथ में जो गोमती साय है, सांसद है वर्तमान में, हालांकि उनके मतों का अंतर काफी कम रहा है, वो काफी कम वोटों से जीती है, तो उनका नाम भी सीएम के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है।
लेकिन फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ के अंदर सोशल मीडिया में अफवाहों का बाजार काफी गर्म है। जिस तरह से कल हल्ला मचाया गया सोशल मीडिया में कि ओपी चौधरी को दिल्ली तलब किया गया है आला कमान द्वारा, लेकिन ओपी चौधरी ने आज सुबह इस खबर का खंडन करते हुए ट्वीट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे जो अफवाहें फैलाई जा रही है मेरे बारे में, वो सारी अफवाहें जो है वो गलत है। तो जाहिर तौर पे फिलहाल अभी मंथन, अफवाह और समीकरणों को सोचने का जो खेल है वो फिलहाल छत्तीसगढ़ के अंदर जारी है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाओं का शोर शुरू हो चुका है, देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान और साथ ही साथ विधायक दल के नेता इस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया। कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा पर भरोसा किया है। मैं जनता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ की जनता पर भरोसा, उस भरोसे के दम पर कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता जिन्होंने जी जान से मेहनत करके ये ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उन कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं। खबर दुर्ग से है, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी के घोषणा पत्र के संयोजक सांसद विजय बघेल ने कहा है कि इस बार मोदी की गारंटी को राज्य की जनता ने आशीर्वाद दिया है और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का जनादेश मिला है। मैं प्रदेश की जनता को नमन करता हूं। घोषणा पत्र को बनाने में राष्ट्रीय नेताओं व राज्य के नेताओं से सलाह कर जनता की भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र बनाया था, जिसे प्रदेश की जनता ने अपना समर्थन दिया है। तो छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से इस बार बहुत सारे मुद्दे थे कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ, लेकिन घोषणा पत्र भी लोगों के मन में था और उसको लेके बड़ी आतुरता थी लोगों के मन में और बहुत मेहनत करके राष्ट्रीय नेताओं से राय मशविरा करके, हमारे प्रदेश के नेताओं से राय मशविरा करके ये घोषणा पत्र को हम सब ने मिलकर बनाया था और सब जगह हम सभी विधानसभाओं में इसके लिए दौरे भी किए, घोषणा पत्र के लिए पेटियां भी भेजी और 2 लाख से ऊपर सुझाव आए थे और हमने इसको माननीय मोदी जी की सहमति से, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की सहमति से इसको हमने लॉन्च किया और उसका नाम दिए हम मोदी गारंटी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की इस नई सरकार में हमारे लिए पहली चुनौती के रूप में घोषणा पत्र में किए गए वादों को पहली कैबिनेट से ही लागू करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई गारंटी और हमारी पार्टी के द्वारा किए गए वादों को प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं, छत्तीसगढ़ में अब हम सबके सामने एक ही मुद्दा बाकी है कि जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है और मोदी जी की गारंटी के बारे में जो बात कही है, अब इस नए सरकार में जो भी मुखिया बनेगा या सरकार के मंत्रिमंडल बनेगा, उसके लिए पहली चुनौती यही हम रहेगी कि उन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन पहले कैबिनेट से ही निर्णय लेकर आगे बढ़ें, जिसमें वो चाहे 2 साल का बोनस देने की बात हो, किसानों की धान खरीदी की समुचित व्यवस्था हो, 3100 रुपया किसान को मिले, महिलाओं के लिए महतारी योजना पे आगे बढ़ के उसके निर्णय और क्रियान्वयन में तत्परता लाने का काम होगा। तो प्राथमिकता वही होगी जो मोदी गारंटी या जो हमारे घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे, और इसकी शुरुआत पहले दिन से होगी। बालोद जिले के तीनों विधानसभा संजारी, बालोद, गुंडरदेही और डोडी लोहारा विधानसभा सीट में एक बार फिर से कांग्रेस ने जीत दर्ज कर 2013 और 18 का इतिहास दोहराया है। तीनों ही सीट पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा है, जहां डोडी लोहारा विधानसभा सीट से अनिल भेड़िया तीसरी बार विधायक चुने गए, तो वहीं गुंडरदेही विधानसभा सीट से कुंवर सिंह निषाद और संजारी बालोद विधानसभा सीट से संगीता सिन्हा दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। मतदाता भाइयों का प्यार है जो बरसा हुआ है अभी हमारे ऊपर, और उनको विश्वास था कि हमने काम किया है, उनके विकास के लिए काम किया है सभी के लिए, और हमने सभी वर्गों का ध्यान भी रखा, और ये मतदाता भाइयों लोग का प्यार है जो बरसा है वोट की।
सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की गुंडरदेव विधानसभा के तमाम मतदाताओं का हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और दोबारा गुंडरदेव विधानसभा का नेतृत्व करने का अवसर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत किए, उनकी मेहनत का यह अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज मैं दोबारा गुंडरदेव विधानसभा का विधायक बना। बस ये हम लोग हर पार्टी जनादेश जो जनता की है उसको स्वीकारना ही पड़ता है और हमारी पार्टी भी इसको स्वीकारेगी और हम लोग बढ़िया विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम अपने क्षेत्र के, अपने राज्य की जनताओं के लिए लड़ेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उसके बाद विजय प्रत्याशियों के अपने दावे हैं। वहीं जीतने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री को हराने वाले बीजेपी प्रत्याशी ललित चंद्राकर ने अपनी जीत के लिए जनता के आभार व्यक्त करते हुए जनता के विश्वास के लिए धन्यवाद अर्पित किया है। उन्होंने माना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सहित जनता का प्यार है, जो उन्हें इतने प्रचंड वोट हासिल हुए हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की जो जीत है वो इस क्षेत्र की जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों को मैं उनका श्रेय देना चाहता हूं और दोनों को इस जीत की समर्पित है। दोनों जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता, मुझ जैसे कार्यकर्ता को, एक सामान्य कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को दुर्ग ग्रामीण में प्रत्याशी बनाया, तब से उस क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता ने मन बना लिया था कि एक भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को दिया है जो आम कार्यकर्ता हो और उनके बीच के कार्यकर्ता हो, जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक वो भी मन था कि हमारे बीच में से किसी को मिले और भारतीय जनता पार्टी ने उसको करके जब टिकट दिया। बेमेतरा जिले के तीनों विधानसभा साजा, बेमेतरा और नवागढ़ में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। साजा से जहां प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को मजदूर ईश्वर साहू ने मात दी है, तो वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार को उनके ही चेले और पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल ने हरा दिया है। बेमेतरा विधानसभा में युवाओं के बीच हुई टक्कर में भाजपा के दीपेश साहू ने कांग्रेस के प्रत्याशी आशीष छाबड़ा को शिकस्त दी है, तो वहीं मतगणना के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस अल्मा ने जीते हुए तीनों भाजपा प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। क्षेत्र जनता ला ये जीत की मैं बधाई देता हूँ, जो शुरू से मोर साथ दी से इतने बड़े जिम्मेदारी जो मोर भारतीय जनता पार्टी से मिले रही से, तो मोर तन मन धन से मोर साथ दी से, हर पल के में साथ दी से, और जो मन भी बना के रखे रही से हमारे साजा विधानसभा क्षेत्र की जनता ही परेशान हो गई से, ये अत्याचार से, भ्रष्टाचार से, पूरा कांग्रेस की गुंडागर्दी से परेशान हो गई से, जो आज पूरा मन बना ले रही से कि अब की बार भाजपा सरकार अवनी से ही वो बदल के रही वो, ऐसे हमारा नारा भी रही से। जीत बेमेतरा क्षेत्रवासियों की जीत है, आम मतदाताओं की जीत है। बेमेतरा क्षेत्र की जनता बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है, जिन्होंने पिछले 5 साल यहाँ पे घुसखोरी और भ्रष्टाचार को देखा है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही कम समय मिला था हमको यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए, और इतने कम समय में लगातार हमारे क्षेत्र के मतदाताएं लगातार खुद से ही प्रचार प्रसार करने में लगी, जिसका परिणाम है आज हम लोग जो है जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए हैं। रीकाउंटिंग के बाद उनकी हार का अंतर कम हो गया, वो केवल 94 वोट से चुनाव हारे। अंबिकापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल को जिला निर्वाचन आयोग ने जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। पहले सामने आए परिणाम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मात्र 158 वोटों से चुनाव हारे थे। छत्तीसगढ़ की पाली तानाखार विधानसभा में बड़ा उलटफेर करते हुए गोंगपा के तुलेश्वर सिंह मरकाम ने चुनाव जीत लिया है। इन्होंने भाजपा के प्रत्याशी रामदयाल उइके और कांग्रेस की डुलेश्वरी सिदार को हराकर जीत दर्ज की है। अब इस जीत के साथ ही राज्य के गठन के बाद पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अपने दल के विधायक मिला है। तुलेश्वर सिंह गोंगपा के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम के बेटे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।